ये लो रिकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया था। इसमें क्या मिसिंग था? RCR 2 की पावर r मिसिंग था। तो यहाँ पे r फ्रॉम 1 to क्या है, ये n तक जाएंगे। यहाँ पे NCR एंड इसका जो सम आएगा ये RC0, RC1 2, फिर RC2 2 स्क्वायर, ऐसे ही RCR 2 की पावर r, इसको ऐड किया, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो अब ये वाला जो आता है ये किसका एक्सपांशन है? 1 + 2 की पावर r का एक्सपांशन है। माइनस ये क्या है यहाँ पे? RCR1 होता है ये 2 की पावर r, इसके मल्टीप्लीकेशन में NCR, r फ्रॉम 1 to n, ये 3 की पावर r आ गए, 2 की पावर r। अब ये NCR को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दो समेशन में स्प्लिट करेंगे इसको। ये NCR 3 की पावर r माइनस r फ्रॉम 1 to n NCR 2 की पावर r। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे तो पहला वाला समेशन देख लो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे NC1 3 की पावर 1, NC2 3 स्क्वायर, ऐसे ही NCN 3 की पावर n, यह आ जाएगा। फिर उसके बाद NC1 to 2 NC2 into 2 स्क्वायर, ऐसे ही NCN into 2 की पावर n, यह आ जाएगा। अब इसमें एक टर्म मिसिंग है NC0 वाली, तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो NC0 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे ये देख लो, स्टार्टिंग से ये सेकेंड लास्ट टर्म तक ये क्या आ जाएगा? 1 + 3 की पावर n का एक्सपांशन, ये -1। एंड यहाँ पे ये जो है इसमें भी क्या करेंगे? NC0 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया तो ये NCN 2 की पावर n माइनस NC0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 + 2 की पावर n का एक्सपांशन -1, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n। ठीक है? यस सर। चलो मल्टीनोमियल चालू हो गया था अपना, इसके ऊपर आ जाते हैं अब। तो मल्टीनोमियल में हमने एक क्वेश्चन दो क्वेश्चंस देखे थे ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाले। यस सर। तो फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब सारी टर्म्स अलग वेरिएबल में हो। मतलब सारे टर्म्स में जितने भी टर्म्स होंगे उसमें कोई कॉमन वेरिएबल नहीं होना चाहिए उसमें। यानी अगर कॉमन वेरिएबल आ रहा है तो फिर उसके लिए भी तरीका हमने देखा है स्टार्टिंग में ही, तो वो अप्लाई करना। यहाँ पे है 2x माइनस 3y प्लस 4z की पावर में 9, ये है। देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट में x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 2, सेकेंड पार्ट में x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 5, थर्ड पार्ट में x की पावर 2, y की पावर 3 एंड z की पावर 3। ठीक है, तो अब मुझे भी अटेंडेंस लेनी पड़ेगी लग रहा है आज से, क्योंकि ये कुछ गधे बच्चे हैं जो कभी एक लेक्चर के लिए आते फिर भग जाते, फिर आते हैं तीसरे लेक्चर में। एक तो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में मिस कर देते तो पूरा टॉपिक उड़ जाता। मैथ्स में तो ऐसा है। आज तो हो सर गया। हाँ सर, जो सेकंड और थर्ड आएगा उसके कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेंगे ना? जो भी आने दो, कोएफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव, बस तुम कोएफिशिएंट बताओ। तो मेरे इसमें तो कौन कौन गायब दिख रहा है? चलो नाम तो 2-3 के तो पता है, अथर्व, अभिराज, फिर उसके बाद डी से कौन कौन आता है? दर्शना, देवेश है,
देवेंद्र पाटिल गायब है, नितेश, ईशान, लक्ष्मी, पीयूष, प्रशांत, प्रेम, प्रीति, रूही, इसमें ये वेदांत बंधु गायब है, जादव बंधु। ठीक, चलो सेकंड हो का गया। हो गया। चलो देखो, अब यहाँ पे जनरल टर्म लिखनी है इसकी, तो पहले इसकी जनरल टर्म लिख लेते, तो वो क्या आ जाएगी, 9 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 2x की पावर में R1, तो 2x की पावर में R1 माइनस 3y की पावर में R2 एंड क्या आ जाएगा, 4z की पावर में R3, यह आ जाएगा। अब यहां से देख लो, ये 9 फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, ये 2 की पावर में R1 माइनस 3 की पावर में R2, 4 की पावर में R3, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले लिया, एंड यहाँ पे ये फिर x की पावर में R1, y की पावर में R2 एंड z की पावर में R3 आ जाएगा। तो ये देखो, पहले पार्ट में हमें क्या चाहिए कि x की पावर 3, y की पावर 4 एंड z की पावर 2 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो उसके लिए ये R1 होना चाहिए 3, R2 होना चाहिए 4 एंड R3 होना चाहिए 2। तो ये होल नंबर तो आ गए। अब यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, लेकिन हमें R1 प्लस R2 प्लस 1 मिनट 9 ही तो आ रहा है ना, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, एंड हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 9 ही चाहिए था, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर इसका जो कोएफिशिएंट आएगा, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, y की पावर 4 एंड z की पावर 2, तो वो आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर में 3 माइनस 3 की पावर में 4 एंड 4 की पावर में 2, ये उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। बस कौन सी दो चीजें देखनी थी, ये R1, R2, R3 होल नंबर आना चाहिए, एंड इन तीनों का सम n के इक्वल आना चाहिए, एंड यहाँ पे n कितना है, 9, तो इन तीनों का सम 9 के इक्वल आ गया, तो सही है, इसका कोएफिशिएंट हमें मिलेगा। लेकिन अब सेकंड में क्या हो जाएगा, हमें x की पावर 3 चाहिए, मतलब R1 इज इक्वल टू 3, R2 इज इक्वल टू 3 एंड R3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आ रहा है, 11, बट R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 9। देयरफॉर कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा इसका, 0, ये टर्म ही नहीं मिलेगी हमें, तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज 0, है ना। R1, R2, R3 होल नंबर तो आ गए, चलो कोई नहीं, लेकिन उनका जो सम है वो 9 के इक्वल ही तो होना चाहिए था, लेकिन वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 11। एंड थर्ड का आंसर बताओ, तो उसका भी 0, उसका भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें R1 इज इक्वल टू 2, R2 इज इक्वल टू 3 एंड R3 इज इक्वल टू भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आ रहा है, इन तीनों का सम 8 आ रहा है, बट R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना है, होना चाहिए था 9। देयरफॉर इसका जो कोएफिशिएंट है
कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, y की पावर 3 एंड z की पावर 3, ये भी कितना 0। ठीक है, स्क्रीन लैग हो रही है। नो सर। है ना? स्क्रीन भी क्लियर है। हो गया। ये पीयूष तुम्हारा तो दिक्कत ही रहती है क्या हमेशा ये? सर नहीं हो रही है लैग। नहीं ना, चलो। अब इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, आधे बोलते हो रही है, आधे बोलते हैं नहीं हो रही है। मैं बोल रही हूँ ये हो गया देख के। अरे वो नहीं कह रहा हूँ मैं, स्क्रीन नहीं लैग सर, की हम दिख बात रहे कर हैं। रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है। तो जनरल टर्म, जब भी कोएफिशिएंट की बात होगी तो उसमें जनरल टर्म ही काम में आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे नेक्स्ट दो। पेज। रुको, तब तक तुम वो पिछले रिजल्ट्स देख लो। चलो S21 देख लो तुम लोग, देखो फिर से एक बार। हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर में 20। 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 20 में हमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। ये अब इसमें डायरेक्टली R1 R2 R3 हम नहीं ले सकते, क्योंकि सेम वेरिएबल है दो टर्म्स में, कॉमन वेरिएबल। तो थोड़ा सा देखो इसको ढंग से। फिर इसका जनरल टर्म निकाल के हम लिख सकते हैं ना कोएफिशिएंट। जनरल टर्म तो नेसेसरी है, ये उसको लिखना ही है।
के बाद थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, अच्छे से केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो अब, चलो 20 सर इसकी भी फैक्टोरियल। मल्टीनोमियल की तरह लिखनी है कि जनरल टर्म? हाँ, मल्टीनोमियल की, थोड़ी बाइनोमियल थोड़ी है ये। वैसे नहीं मतलब। नहीं, जनरल टर्म तो सेम ही आएगी, बस नंबर ऑफ टर्म्स के लिए वो फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर 3 टर्म्स है, 4 टर्म, मल्टीनोमियल के जो जनरल टर्म है उसी से इसकी जनरल टर्म आएगी। तो ये देख लो, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, 1 की पावर में R1 तो 1 बन जाएगा, x की पावर में R2 एंड यहाँ पे x स्क्वायर की पावर में R3 तो x की पावर में 2R3 आ जाएगा, है ना। तो इसकी जनरल टर्म क्या आ गई, 20 फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, x की पावर में R2 प्लस 2R3, ये आ गया। अब ये देखो यहाँ से R2 प्लस 2R3 हमें कितना चाहिए, 4 4 चाहिए। एंड R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना है, ये 20 की जगह पे 20 कम कर लो इसको, 20 कम करो इसको, 20 कुछ ज्यादा ही ज्यादा केसेस बन जाएंगे। 20 की जगह पे ये लिख लो तुम, क्या क्या लिखोगे, चलो 8 लिख लो, 8 8 लिख लो, हाँ 8 लिखो। 20 भी रहता तो ऐसा कुछ नहीं है, बस लंबा चला जाता, ऐसा है। तो यहाँ पे ये 8, R1 प्लस R2 प्लस R3 8 है, एंड R1 R2 R3 क्या होने चाहिए, होल होल नंबर। नंबर्स। ये 3 कंडीशन अब यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये होल नंबर्स, R1 प्लस R2 प्लस R3 8 होना चाहिए, एंड हमें क्या चाहिए था, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, तो ये R2 प्लस 2 R3 4 होना चाहिए। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, तो जिसकी हायर डिग्री है ना उसको एक तरफ लेके आ जाओ। तो R2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2R3, R2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2R3, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करो। अब ये देख लो, R3 की वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, तो कम से शुरुआत करेंगे, जैसे R1 R2 R3 होल नंबर्स है, तो R3 की वैल्यू हमने पुट की 0, तो R2 कितना आ गया 4, एंड R3 R2 ये 0 एंड 4 आ गए, तो R1 कितना आ जाएगा 4 0 4 ना, अरे यहाँ पे देखो ना, R3 0, R2 4, तो R1 कितना 4। फिर उसके बाद R3 की जगह पे हमने 1 लिया, तो R2 बताओ कितना आ जाएगा 2 2, तो R1 कितना आ जाएगा 5 5 5। R3 की जगह पे 2 लिया, R2 0 यानी ये 6। 6। अब R3 की जगह पे क्या 3 ले सकते हैं क्या हम, नो सर, उस केस में क्या हो जाएगा, R2 नेगेटिव हो नेगेटिव आ जाएगा, जाएगा। एंड R2 तो होल नंबर है। तो बस यही 3 केसेस पॉसिबल है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से करोगे तो कम ही केसेस में मतलब दिख जाएगा आता हुआ, वरना फिर हमें क्या करना पड़ेगा, R2 की वैल्यू 1 इस तरीके से, बहुत गंदा है। तो थोड़ा सा ढंग से काम करेंगे यहाँ पे, तो जिसका कोएफिशिएंट हायर है उसको इधर लेके आ जाओ। अब इसकी वैल्यू पुट करो, तो केसेस जितने हमें चाहिए होंगे उतने ही मिलेंगे, और इजीली मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो R3 की जगह पे 0, तो R2 आ जाएगा, R2 आ गया तो इसकी हेल्प से R1 आ जाएगा, फिर 1 पुट किया, R2 आ गया, इसकी हेल्प से R1। तो इस तरीके से 3 केसेस। तो कोएफिशिएंट देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, पहले वाले में देख लो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, फिर अगले में 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, अगले में 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो लिखो इसको,
सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको 1 मिनट, ये लिखने दो बच्चों को, बाकियों को। 256 आता है। हाँ, जो भी कैलकुलेट कर लेना आप इसको। क्या आएगा यहाँ पे? 5 6 7 8, तो 260 आता है। इतना थोड़ी आएगा ये। 5 6 7 8, हाँ 70 आएगा ये। देख लो एक बार, ठीक है। चलो हो गया होगा ये। तो अगला क्वेश्चन लिखो अब। फाइंड नंबर ऑफ रैशनल एंड irrational terms in 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/6 की पावर में 10। दो है क्या राशनल? हाँ, 2 नहीं 3 है। आया किसी का? चलो देख लो अब यहाँ पे इसकी जनरल टर्म 10 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, 2 की पावर में r1/2 आ जाएगा, 3 की पावर में r2/3 एंड 5 की पावर में r3/6,
अब यहाँ पे ये रैशनल आना चाहिए, तो इसके लिए इस R1 को किसका मल्टीपल होना पड़ेगा? 2 का, R2 को किसका मल्टीपल? 3 का, एंड R3 को किसका मल्टीपल? 6 का। 6 का 6 का मल्टीपल। तो इसके अकॉर्डिंगली केसेस बनाएंगे। तो R3 की वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। R3 की जगह पे हमने ले लिया 0, 6 का मल्टीपल है ना ये, एंड R3 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? 6। दो ही पॉसिबिलिटीज अब लेने के लिए, क्योंकि क्या होना चाहिए, ये सम भी है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या आना चाहिए यहाँ पे? 10 आना चाहिए। तो R3 से शुरुआत करेंगे, ये 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या आ जाएगी? R3 की वैल्यू 0 अगर ले लेंगे तो यहाँ पे देख लो, ये 3 का मल्टीपल और ये 2 का मल्टीपल आना चाहिए। तो एक केस तो ये बन जाती है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? R2, ये 0 एंड ये 10 आ जाए, है ना पॉसिबल? यस सर। और कोई केस पॉसिबल जब R3 0 हो रहा है तो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद जब R3 6 हो रहा है, R3 6 हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये 3 का मल्टीपल आएगा, 0 आ सकता है। 3 तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि 3 ले लिया तो सम 9 आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 आना पड़ेगा। यहाँ से तो 1 आएगा नहीं, क्योंकि ये किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। तो ये 0, तो यहाँ से 4। इसके अलावा और कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। एंड अगर हाँ देखना ही है तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, ये R1 किसका मल्टीपल होना चाहिए? 2 का मल्टीपल। फिर R2 किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का मल्टीपल। एंड R3 किसका मल्टीपल होना चाहिए? 6 का मल्टीपल। ठीक है, ऐसे भी तुम वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे फिर क्या कर लेना, 6 N3, तो N3 की जगह पे 0 पुट करो। यहाँ पे हमने क्या किया? R1 की जगह पे 2N1, R2 की जगह पे 3N2, एंड R3 की जगह पे क्या पुट किया है? 6N3 पुट किया है। तो अब N3 की जगह पे हमने 0 ले लिया, तो 2N1 प्लस 3N3 10 आना चाहिए। तो वो 10 आना चाहिए, तो ये दो केसेस। फिर उसके बाद N3 की जगह पे हमने 1 ले लिया, तो 2N1 प्लस 3N3 4 आना चाहिए। तो वही एक पॉसिबिलिटी ये आ जाती है। ऐसे भी कर सकते हो, या तो डायरेक्टली भी अगर किसी को देखना आता है तो वो देख सकता है इस तरीके से। तो 3 पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब कितने रैशनल टर्म्स? 3। irrational 7 irrational नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स हो जाएंगे 3। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें? 11 अबे 11 नहीं है रे, ये है 10 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 माइनस 3, 12 C2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये है ना, क्या बोलते हैं, n प्लस के माइनस 1 C के माइनस 1, वहां से आया ये। तो ये 12 C2 माइनस 3, तो ये टोटल ये कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स आ जाएंगे। सर प्रीवियस पेज। सर, हाँ जिस नंबर की पावर पे मतलब बड़े नंबर का मल्टीपल आ रहा है, उसी उसी इससे केस बनाने की ना। हाँ, उसी से कम बनते हैं फिर।
हो गया। हो गया। हो गया। तो चलो अब आगे। तो ये इतने मल्टीनोमियल के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। कि पहले तो क्या पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं, फिर वो हो गया तो कोएफिशिएंट कितना आता है उसका एक क्वेश्चन आ सकता है, वो हो गया तो फिर रैशनल एंड इरैशनल टर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। फिर उसके बाद अगला लिखो, एक लास्ट लास्ट है अभी, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम binomial theorem for negative and fractional index, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। मतलब अभी तक जो हम लेते थे 1 + x की पावर n, वहां पे n क्या होता था? नेचुरल नंबर। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं हुआ, मतलब या निगेटिव हुआ या फ्रैक्शनल हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखने वाले, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। तो यहाँ पे 1 + x की पावर n, n अगर निगेटिव हुआ या तो फ्रैक्शनल हुआ, n या तो निगेटिव हुआ या फ्रैक्शनल हुआ, तो उस केस में देख लो ये एक्सपांशन आएगा 1 + n × x प्लस n × n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial into x cube। इस तरीके से चलता जाएगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक्सपांशन होगा अगर पावर निगेटिव है या फ्रैक्शनल इंडेक्स है, फ्रैक्शनल है। प्रूफ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, याद ही रखना है हमें ये। हो गया सर। क्या फिर से बताएंगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ नहीं लिखना है, बस सामने जो लिखा हुआ है इसको याद करना है। जब पावर निगेटिव एंड फ्रैक्शनल होगी तो इस एक्सपांशन का हम यूज करेंगे। एंड ये देख लेना, इसकी वैल्यू आती, कुछ डिफाइनेट वैल्यू आती कब? जब ये मॉड x लेस देन 1 होता है, मतलब x -1 to 1 के बीच में लाई करता है, तभी इसकी वैल्यू फाइनाइट। मतलब ये एक तरीके से इनफाइनाइट जीपी में हम करते थे ना, कि r के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालते थे -1 to 1। वो क्यों डालते थे? ताकि हमें इनफाइनाइट जीपी की कुछ एक फाइनाइट वैल्यू मिले उसके सम की। वरना अगर हमने x को 1 से बड़ा ले लिया तो पावर बढ़ती जाएगी, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी बताओ? बढ़ती बढ़ती बढ़ेगी। जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी उस केस में? इंफिनिटी चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर कुछ फाइनाइट वैल्यू आनी है तो ये जो x है ये कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, मतलब -1 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तब जाके इस एक्सपांशन से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये एक रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा रेस्ट्रिक्शन तो इसी में गिवन है, यहाँ पे एक तो एक 1 होना चाहिए एंड ये बहुत छोटा नंबर, ये 1 होना चाहिए एंड ये बहुत छोटा नंबर, वो दोनों इसी में आ गए, ठीक। फिर उसके बाद इसमें ये आगे कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे इसमें इनफाइनाइट। यानी मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि सम कैसा आना चाहिए?
नेगेटिव फ्रैक्शनल होते हैं क्या? हाँ होते हैं ना, तो इसीलिए तो लिखवा रहा हूँ ये, नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल इंडेक्स हो। तो उसके लिए इस एक्सपेंशन से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए ये क्या होना चाहिए, ये जो x रहेगा एक तो 1 होना चाहिए, यानी ये जो x रहेगा ये बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, मीन्स -1 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तब जाके ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट है। एंड इसमें फर्स्ट टर्म हमेशा कितनी रहती है? 1. फर्स्ट टर्म हमेशा 1 रहेगी, फर्स्ट टर्म हमेशा 1 रहेगी। तो ये 3 चीजें इसके लिए याद रखने, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, फिर उसके बाद इसमें x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, तब जाके एक्सपांशन आएगा। आगे कहां तक जा रहे हैं हम, इंफिनिटी तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, फर्स्ट टर्म हमेशा 1। यहाँ पे अगर 1 नहीं होगा तो 1 हमें बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉमन वगैरह लेना पड़े तो ले लो। ये तुम्हारा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी आके चला गया होगा ये वाला एक्सपांशन, आया है क्या अभी तक? नो सर। नहीं आएगा, सर। लेकिन देख लो केमिस्ट्री या फिजिक्स में आएगा ये नेगेटिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल इंडेक्स वाला। तो उस वक्त पूछेंगे वो टीचर लोग कि क्या तुम्हें ये पढ़ाया गया है क्या, तो सच सच बताना, हाँ ये पढ़ाया गया है, वरना कुछ कुछ मुंह खोलते हमने तो देखा ही नहीं है ये। ऐसा हुआ है एक बार, अच्छा खासा ढंग से पढ़ा दिया था उन बच्चों को, फिर एक केमिस्ट्री वाले सर ने पूछा होगा क्लास में जाके, मतलब जब कोटा में था, तो बच्चों ने बोल दिया बेशर्मों की तरह, सर हमने तो ये देखा ही नहीं है। बाद में आके वो सर मुझे पूछ रहे, सर आपने ये बाइनोमियल में नहीं पढ़ाया क्या? अब तुम बताओ कैसा फील करेगा उस वक्त टीचर कि ऐसे होता। सर आप कोटा में पढ़े थे सर क्या? आप कोटा में पढ़ाते थे? हाँ पहले था ना वहां पे, बाद में यहाँ पे आया हूँ। सर हाँ सर अगर 12th में कोटा में जाना होगा तो सर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या, फिर रेजोनेंस में ही कोटा में तो उधर, कुछ या फिर नहीं, वहां डायरेक्टली पे एडमिशन रेजोनेंस वो अलग होगा वहां पे, ठीक है। मिल जाता है? हाँ एडमिशन मिल जाता है ऐसे 12th में? हाँ मिल जाता है ना, क्यों नहीं मिलता है, मिल जाएगा। तो सर पोर्शन का कुछ होता नहीं है ना, मतलब आगे पीछे, या सेम होता है, मतलब कुछ नहीं, 11th में पोर्शन का सेम होता है बस, लेकिन वहां के दोनों जगह के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पे डिसएडवांटेज बस आता है माहौल का, कोटा में माहौल होता है पढ़ाई का, वैसे दोनों माहौल होते हैं, पढ़ाई का भी होता है, मतलब वहां पे जो बच्चा जाता है या तो वो पढ़ के आगे निकल जाता है तो बर्बाद हो जाता है, दो ही चीजें होती है उसके साथ, या तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि घर से बाहर निकलते फ्रीडम मिलती है, तो उस फ्रीडम का फायदा उठाता है, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर जिसको पढ़ाई का माहौल मिला वो पढ़ के फिर बहुत आगे निकल जाएगा, ये दो माहौल। लेकिन कोटा का डिसएडवांटेज क्या है, वहां पे एक बैच में 200-300 बच्चे होंगे, फिर जो तुम्हारे ऊपर, जैसे यहाँ पे तो एक बैच में 30-40 बच्चे, तो 1 to 1 इंटरेक्शन भी हो सकता है, जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1 to 1 भी रहेगा, है ना, वॉच रहेगा बच्चे के ऊपर। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं, वहां पे तुम जाओगे तो पता चलेगा कौन सा टीचर क्या, हाँ 200-300 बच्चे एक बैच में होते हैं, पता भी नहीं चल सर पाता है कि आज घुसे, सामने एक दिन सामने 10 अलग ही बच्चे दिखेंगे, दूसरे दिन अलग बच्चे, लगता है कि सेम क्लास में घुसे है क्या नहीं लग घुसे, ऐसा होता है। सर मैं 15 तारीख को जा रहा हूँ कोटा को। नहीं जा सकते हो, जाओ वहां पे जाके देख लो पूरा, कोई नहीं है ना, वहां पे कुछ नहीं, वहां पे अलग होगा, वहां पे एडमिशन उधर लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ऐसा कुछ अलग सर मैं सर अलग कुछ मटेरियल वगैरह तो सब सेम ही रहता है ना? सब सेम रहता है, पढ़ाने का भी तो सब सेम ही रहता है, सिलेबस पूरा प्लानर वही से आता है ना, पूरा प्लानर वही फॉलो सर होगा, बस वो कोटा है। वो कोटा है ऐसे है ना। सर मैंने ओरियो सर की वीडियो देखता हूँ ना, तो उसमें मतलब इतना बड़ा बोर्ड रहता है कि बहुत पीछे बैठे हुए तो भी दिख जाएगा। हाँ रेजू सर पे जो रिकॉर्डेड वीडियो थे ना, तो उसमें बहुत बड़े बड़े बोर्ड रहते थे सर। हाँ, तो बोर्ड तो यहाँ पे भी बड़े बड़े हैं,
वैसे नहीं सर, मतलब बहुत डिस्टेंस से भी देखोगे तो भी सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सारी स्ट्रेंथ होगी, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ वो तो है, जाके वहां पे जाके पता चल जाएगा वहां पे। ये क्या है? हाँ सर वैसे होता है कोटा में। अच्छा ये तुम कोटा से ही आए हो ना देश? हमारे बैच में 150 रहते थे स्टूडेंट्स। होता है, अब हम भी तो वहां से पढ़ा के आ रहे हैं, 1-1.5 साल मैंने वहीं पर पढ़ाया है। तो ये सर हाँ अरे क्या बोला तुमने? सब समझ में आएगा। वही तो। चलो कोई नहीं, लेकिन जहां पे भी जाओ जब तुम खुद पढ़ोगे ना, सीरियस होके पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अटेंडेंस कौन लेता है वहां पे? कोई अटेंडेंस नहीं होती है, बस वो पंचिंग होता है। जब क्लास में घुसते हैं तो आई कार्ड स्कैन होता है, वो तो यहाँ पे भी होता है। उसमें भी बच्चे अपने दोस्त के पास दे के अटेंडेंस लगाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, बर्बाद होने के पीछे का रीजन हॉस्टल लाइफ, फ्रीडम। तो हॉस्टल में अगर एक भी मतलब गंदी मछली, मतलब गंदा लड़का आ गया जो मतलब सबको बिगाड़ देता है, हॉस्टल के बच्चे को, तो पूरा हॉस्टल ही बर्बाद हो जाता है। मतलब एक बच्चा अगर सोचेगा कि हमें नहीं जाना है तो उसका देखे देखे बाकी के भी बंद कर देते फिर जाना। ऐसा होता है कि वो बच्चा फिर 1 साल में बस 10 या 20 क्लास अटेंड करता है। ऐसा भी हुआ है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे वहां पे। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चा कर रहा है क्लास या नहीं कर रहा है। अटेंडेंस तो लगती है क्योंकि दोस्त के पास आई कार्ड देके चले जाते हैं, वहां पे स्कैन होता है आई कार्ड। सर उनको ऐसा चलो गिल्टी विल्टी नहीं लगता क्या? कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, माहौल ही वैसा होता है ना वहाँ पे। सर हाँ सर सर मैं वहां अभी ऑनलाइन जाने वाला स्टार्ट कर था दो सर। लाइन से मेरा ही। एक दोस्त है, हाँ उसने प्राइवेट क्लासेस स्टार्ट हो गए सर, क्लासेस उसके। हाँ वो तो है, वो तो यहाँ पे भी हो जाएंगे अभी धीरे धीरे, ये भी करने वाले हैं शायद स्टार्ट। सर हाँ सर मैं भी जाने वाला तो कोटा, लेकिन जैसे ही पापा को कहीं से पता चला कि एक रूम में 8-8 10-10 बच्चे होते, उन्हें कहा बाद में कभी सोचेंगे। हाँ, नहीं हॉस्टल में अब क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि एक सेपरेट रूम मिलेगी तुम्हें वहां पे सस्ते में, वो भी भूल जाओ। वहां पे अगर एक रूम में 8-8 10-10 भी भर रहे हैं ना, उनसे भी मतलब हटाओ, अब वो लाइफ अलग है, उनसे क्या लेना देना है अपने को। पढ़ाई नहीं होती होगी सर इतनी? अरे कहाँ होती है, ठीक है वही तो मैं बोल रहा हूँ, माहौल अगर किसी इसमें माहौल मिल गया बच्चे को पढ़ने वाला तो वो पढ़ लेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बिगड़ने वाला माहौल, बिगड़ने वाला ज्यादा रहता है, हर साल 2-3 लाख बच्चे वहां पे पहुंचते हैं। सर इधर मोस्ट तो ऑफ आई द कार्ड टाइम्स नहीं लाते थे, हाँ आई कार्ड नहीं लाते थे तभी भी लेटर लिखने के लिए बोलते थे, और लेटर लिख के भी एब्सेंटी लगती थी हमारी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे बैच में तो कितने हैं? ये तो अभी 28 दिख रहे हैं, शायद कुछ 38 या ऐसे बच्चे हैं। 40 40 है 40 सर। बच्चे सर। 40 ऐसे ही कुछ तो है। ठीक है चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे ये क्लियर है। यस सर। ठीक, फिर उसके बाद अब आगे देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसकी जनरल टर्म एक लिखने की बात होती है, तो जनरल टर्म इसकी लिख लेते हैं। जनरल टर्म, तो यहाँ पे ये x की पावर 3 का कोएफिशिएंट देखो ये है, तो ऐसे ही हमें x की पावर r का कोएफिशिएंट चाहिए, वो जनरल टर्म कहलाएगी इसकी, तो x की पावर r। तो ये देखो अब तुम बताओ, जैसे x की पावर 2 का कोएफिशिएंट है तो उसमें क्या आ रहा है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। x की पावर 3 है तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही x की पावर r, x की पावर 4 का क्या आएगा बताओ, x की पावर 4 n का इंटू एन कोएफिशिएंट माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अपॉन 4 बाई फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यू आर 4x है ना। तो ऐसे x की पावर r का बताओ अब। n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n तो माइनस r माइनस वन आर बाय फैक्टोरियल r n माइनस फैक्टोरियल r इंटू प्लस एक्स। 1 अपॉन r फैक्टोरियल।
क्योंकि देख लो ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -3+1, इसको -2+1, तो ऐसे ही x की पावर r है तो n-r+1, ठीक है। तो ये इसकी जनरल टर्म रहेगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पावर का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? मेरा मेरा ये जुलाई से छठा साल चल रहा है, मतलब 6.5 साल हो गए। फिर मतलब आपने पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट टीचिंग में ही आ गए क्या आप? हाँ हाँ, वही है। हो गया सर। हो गया। तो ये इसकी जनरल टर्म रहती है, ठीक है। तो इसके बाद अब तुम मुझे इसका एक्सपेंशन बताओ क्या आएगा। 1 माइनस एक्स की पावर n का, और यहाँ पे n कैसा है, निगेटिव या तो फ्रैक्शन है, तो इसका एक्सपेंशन बताओ क्या आएगा। 1 1 प्लस minus x n प्लस ये देखो क्या आ जाएगा, 1 minus माइनस माइनस एन एन, एक्स मतलब x की जगह पे हमें बस क्या पुट कर देना है, इसके एक्सपांशन में x की जगह पे माइनस एक्स माइनस एक्स पुट कर माइनस देना है। मतलब जहां जहां ऑड पावर आ रही थी वो किसके साथ आ जाएंगे, अब माइनस साइन के साथ, निगेटिव के साथ। है ना। तो ये देख लो, पहला माइनस, फिर ये वाला प्लस के साथ आएगा क्योंकि इसमें एक्स स्क्वेयर है, फिर उसके बाद अगला माइनस के साथ, फिर उसके बाद अगला प्लस के साथ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सपांशन है। फिर इसका एक्सपांशन 1 प्लस एक्स की पावर में माइनस एन, बताओ। एन की जगह पे माइनस एन आएगा। एन की जगह पे माइनस एन आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद माइनस एन इंटू -n-1 इंटू -n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये देख लो, अब यहाँ पे ये माइनस एन, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ से माइनस बाहर, यहाँ से माइनस बाहर, तो 3 बार माइनस, तो ये minus वाली टर्म निगेटिव के साथ। तो इसका एक्सपांशन आ रहा है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बन जाएगा अब, क्योंकि जब हम इसमें से माइनस बाहर लेंगे तो वो n प्लस 1 बचेगा, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद ये तीनों जगह से माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस टाइम्स, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, इस तरीके से चलता जाएगा ये, ठीक है। इसमें क्या करना था, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना था, जो हमने पहला एक्सपांशन देखा है ना ये वाला, इसमें x की जगह पे माइनस एक्स, लेकिन जब हम दूसरे वाले की बात कर रहे थे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स ही है, बस अब n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा हमें, माइनस एन पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया। सर नेक्स्ट पेज।
हो गया? हाँ तो यहाँ पे अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए, तो वो देख लो कितना आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो वो कितना आ रहा है देखो यहाँ पे। x की पावर 3 है तो ये उसका कोएफिशिएंट हो गया। ऐसे x की पावर r है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अप टू कहाँ तक जाएंगे बताओ? n प्लस r, सात n प्लस r माइनस 1। -1 अपॉन में क्या रहेगा r फैक्टोरियल, एंड ये इंटू में क्या रहेगा -1 की पावर r। अगर r ऑड है तो माइनस के साथ आएगा, r इवन है तो प्लस के साथ आएगा, है ना? तो इस तरीके से। एंड अगर इसी को हमें एनसीआर के फॉर्म में लिखना है, उसके लिए बस कंडीशन है, लेकिन इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें अगर n नेचुरल नंबर होगा तो x की पावर r का कोएफिशिएंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस r माइनस 1 सी आर इंटू -1 की पावर r। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगर, लेकिन उसके लिए n कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर, तभी। यहाँ पे अगर n नेचुरल नंबर होगा तो पावर तो निगेटिव ही रहेगी, क्योंकि ये n नेचुरल नंबर इंटू माइनस, तो ये पावर तो निगेटिव ही रहेगी। तो उसमें तो एक्सपांशन तो इसी तरीके से जाना है। बट लेकिन अगर हमें x की पावर r के कोएफिशिएंट की बात होती है एंड उसमें n नेचुरल नंबर है, तो उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। एंड अगर n नेचुरल नंबर नहीं होगा तो फिर सिर्फ यही वाली चीज लिख के रखेंगे, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सर ये सिर्फ अल्टरनेट प्लस माइनस में होगा ना, ये वाली टर्म, जनरल टर्म? नहीं, इसमें अलग चीज है ना। अल्टरनेट प्लस माइनस तो इसमें भी आ रहा था, लेकिन इसमें तो मैंने नहीं लिखी वो टर्म, मैंने सिर्फ इसके लिए लिखी है, वो सेकंड के लिए। ठीक है, मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर में -n, ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये x की पावर r का कोएफिशिएंट आएगा। फिर अब अगला, इसका एक्सपांशन बताओ तुम। 1 माइनस एक्स की पावर में -n, 1 माइनस x की पावर में n वाले एक्सपेंशन में तो x की जगह पे n की जगह पे -x पुट करना है, n की जगह पे -n पुट करना है। तो पहले वाला तो 1 आएगा, फिर -n इंटू -x क्या हो जाएगा? n इंटू x। प्लस, फिर उसके बाद ये -n -1 तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू -x का स्क्वायर तो x स्क्वायर। फिर अगले वाले में यह आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x क्यूब। इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r जो है, अगर n ये होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वो आएगा यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अप टू n प्लस r माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। इसमें सारे टर्म्स प्लस के साथ आएंगे। एंड अगर n नेचुरल हुआ, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन कोएफिशिएंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस r माइनस 1 सी आर। तो ये चीज हमें पीएनसी में काम में आने वाली है। पीएनसी में जो मल्टीनोमियल थ्योरम होता है उसमें भी आएगा ये, उसमें ये इस तरीके की चीज बनती है। एंड उसमें हमें x की पावर r का कोएफिशिएंट चाहिए होता है, n वहां पे नेचुरल नंबर होता है, तो डायरेक्टली उसको हम क्या लिख देंगे? n प्लस r माइनस 1 सी आर। सर सर आप ये कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर एक बार बताओगे? आपकी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही थी। चलो इसको बता ही देता हूँ। अभी ये लिखा है ना हमने, इसको कैसे हम n प्लस r माइनस 1 सी आर लिख रहे हैं, इसके लिए लेकिन n नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है,
तो ये देख लो, ये n प्लस 1 प्लस 2 अप टू n प्लस r माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। डिवाइड में r फैक्टोरियल है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक, अब ये n माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स क्या रहता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n माइनस 1 ये रहता है। इंटू में क्या है, n इंटू n प्लस 1 अप टू n प्लस r माइनस 1 ये है। डिवाइडेड बाय क्या है, ये r फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले को देखो हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये देख लो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब, ये n प्लस r माइनस 1 सी r का ही तो फॉर्मूला है ये, तो उसकी वजह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब लिखना है, जब n नेचुरल नंबर हो तो, वरना उसको ऐसे सर ही ये भी रहने लिखना है देंगे। क्या? हाँ, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, बस वो समझाने के लिए बताया। बाकी तो ये है, ये याद ही रखना है हमें। नेक्स्ट चैप्टर पीएनसी है, परमुटेशन एंड, सुनते ही नहीं हो तुम लोग, 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ पीएनसी पीएनसी। सर वो बहुत बड़ा है क्या? बड़ा नहीं है, छोटा ही है, इसके जैसा ही है। उसमें आंसर एक एक दो दो लाइन में आ जाते हैं, उसमें तुम कितना सुनते हो उसके ऊपर पूरी कहानी डिपेंड करती है। अगर तुमने नहीं सुना ढंग से तो बहुत मुश्किल हो जाती है उस टॉपिक में, क्योंकि आंसर तो सब कुछ ओरली चलती है चीजें, एक्सप्लेनेशन ये वो, सीधा फाइनल आंसर आता है। ठीक है, तो उसमें ढंग से सुनना और खुद के तरफ से भी खुद को समझ में आ जाए इस तरीके से नोट्स बनाना। एक भी लेक्चर अगर उसमें मिस हो गया तो लिंक टूट जाएगी, फिर पूरा टॉपिक ही उड़ जाएगा। वो 2 लेक्चर तो फिर भूल ही जाओ, टॉपिक समझ में आएगा तुम्हें। अगर वो पीएनसी गया तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी गया, 2 टॉपिक उसके ऊपर डिपेंड तो करेंगे। 12th में है ना प्रोबेबिलिटी? हाँ, एंड पीएनसी ऐसा मत सोचना कि पीएनसी में पर्टिकुलरली उसी टॉपिक में, उसके एप्लीकेशन फंक्शन में, उसके एप्लीकेशन बहुत सारे जगह पे है पीएनसी के, तो ध्यान रखना। तो ये हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, इसका एक्सपेंशन लिखो।
हो गया। चलो पहले वाले का बताओ क्या आ रहा हो है। गया 1 माइनस एक्स फिर के बाद 0 उसके बाद 0 क्यों? -1 into -2/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। तो मतलब ये आ जाएगा। फिर उसके बाद x क्यूब। उसके मतलब ऐसे करना है, पहली टर्म 1, फिर -1 इंटू एक्स, फिर क्या रहेगा -1 इंटू -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना बन जाता है 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो एक तरीके से ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ऐसे ही इंफिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, अगले वाले का सर वो एक्स 1 क्यूब plus में x वो -6x³/3 फैक्टोरियल आता है ना? पहले ये बताओ तुम किसमें। सर वो -x³ लिखा ना आपने, वो 6x³/3 फैक्टोरियल आता है ना? तो 3 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1 into 2 into 3। 3 वाला फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे उसको बताने दो। जैसे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट तुम बोल रहे हो ना, वो क्या आ जाएगा वहां पे 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। एंड ये 3 फैक्टोरियल भी तो क्या होता है, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 तो होता है, कैंसल आउट सर होके वो क्या नहीं, बचेगा। हाँ ऊपर 6 आता है ना? अरे तो मैं वही तो बता रहा हूँ बे, क्या सुन रहे हो तुम, फिर इसी की तो बात कर रहा 6/3 हूँ मैं। फैक्टोरियल आता है उसको कोई भी। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, तो ये 6 है, तो नीचे में भी तो 6 अच्छा है। समझे सर। अरे हाँ सर। ठीक है, फिर उसके बाद ये चलता जाएगा अगले वाले में। ये 1 1 plus x plus x square plus प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा। इसमें बताओ 1 minus पहले गलत बोल दिया, 1 माइनस 1 प्लस आता है। थोड़ा सा देखो ना, तुम चाहते हो कि तुम्हें हर एक चीज अभी दिखानी पड़ेगी कैलकुलेट करके। माइनस एक्स वही +2x, ठीक है। फिर उसके बाद -2 -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। फिर अगले वाले में क्या हो जाएगा -2 -2 -1 -2 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इधर 2 फैक्टोरियल इधर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो ये देख लो अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 कैंसल आउट, इसका कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे देख लो ये कितना 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय क्या है 3 फैक्टोरियल मीन 6, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका कोएफिशिएंट 4। तो इस तरीके से जब हम इसका एक्सपांशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा वो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अप टू इंफिनिटी। एंड इसका आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अप टू इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है अब ये इस तरीके के Yes. रिजल्ट हमने एजीपी में देखो हमने इसका सम निकाला था एजीपी में, ये 1 प्लस हाँ 2x सर। प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसका सम निकाला था अप टू इंफिनिटी था ना, उसका सम ये आ रहा था। फिर उसके बाद इसका सम भी हमने निकाला था, उसका सम ये आ रहा था। ये इनफाइनाइट जीपी है, इसमें इसका सम देख लो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यही आ जाएगा।
तब उल्टी चीज कर रहे हैं। ये दिया हुआ है, ये इसका एक्सपेंशन क्या आता है वो देख रहे हैं हम, ठीक है। और वो कहाँ से लिख सकते हैं हम, नेगेटिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल इंडेक्स वाले से। चलो आगे लिखो अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 1 माइनस x की पावर में -5। इसमें x की पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे -n है और ये n कैसा है, 5 है ना, नेचुरल नंबर है। तो देख लो कोएफिशिएंट क्या आएगा। 9c5। मतलब ये आ जाएगा, n कितना है, 5 है, तो 5 किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर 5 का, मतलब r कितना है, 5 है, -1c5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9c5। तो ये x की पावर 5 का कोएफिशिएंट रहेगा इसमें, ठीक है। मतलब इसमें ये था n = 5, r = 5, तो वो क्या रहता है, n अगर नेचुरल नंबर आ रहा है तो n + r - 1 cr। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 + 2x + 3x² अप टू इंफिनिटी इसकी पावर में 3/2। सिक्स सी फोर। सही है, क्योंकि ये अंदर वाली चीज क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स होल की पावर है -2। अब इस पूरे की पावर में कितना गिवन है, 3/2, तो ये 2 गया, तो ये क्या बच गया, 1 माइनस एक्स की पावर में -3। इसमें हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, एक्स की पावर 4 का। तो सिंपल सा रिजल्ट, अब यहाँ पे n = 3, r = 4 है, तो ये आ जाएगा 3 + 4 - 1 c4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6c4, ठीक है। अभी देखा ना हमने, ये किसका आता है, इसका किसका एक्सपेंशन होता है, ये तो ये इसका एक्सपेंशन होता है। हो गया। है 64 है ना सर? हाँ 64। अब लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 + x/1 - x की पावर में 3। सर हाँ, इसमें कंपोनेंटों का उल्टा करना है ना अरे नहीं भाई, कंपोनेंट डिविडेंड कहाँ से लगा रहे हो यार। सर। इसमें
सर सुनो ना, हाँ मैंने मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखे जिसमें हम इनवर्स कर मतलब कन्वर्स कर सकते कंपोनेंटों का, लेकिन फिर वो रॉन्ग आंसर आता है उससे। अरे तो दोनों तरफ होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, इक्वल टू होना चाहिए दोनों तरफ, इस तरीके की चीज होनी चाहिए। इसमें कहाँ लगा रहे हो तुम एक ही में कंपोनेंट और डिविडेंड? सर हाँ 1 प्लस एक्स की पावर में 3 और 1 माइनस एक्स की पावर मतलब -3 करके वो करना है ना। हाँ वो करना है। इसमें क्या करोगे, इसको ऐसे स्प्लिट करो, 1 प्लस एक्स की पावर में 3 एंड 1 माइनस एक्स की पावर में 3, इसको ऊपर लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर में 3 एंड 1 माइनस एक्स की पावर में -3। तो अब इसमें केसेस दो है, यहाँ पे कौन सी, इसको एक्सपांड करते हैं, अब इसको एक्सपांड कर सकते हैं हम। तो ये देख लो 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर -3, इसमें हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो केसेस बनेंगे, यहाँ से x की पावर 0 तो यहाँ से x की पावर 4, यहाँ से x की पावर 1 तो यहाँ से x की पावर 3, यहाँ से x की पावर 2 तो यहाँ से x की पावर 2, यहाँ से x की पावर 3 तो यहाँ से x की पावर 1। तो ये 4 केसेस। अब यहाँ पे देखो x की पावर 0 कितना है 1, यहाँ से x की पावर 4 निकालेंगे तो वो 3 प्लस 4 माइनस 1 c4 प्लस यहाँ पे x की पावर 1 कितना है 3, यहाँ पे x की पावर 3 निकालेंगे तो 3 प्लस 3 माइनस 1 c3, यहाँ पे x की पावर 2 कितना है 3, यहाँ पे x की पावर 2 निकालेंगे तो वो है 3 प्लस 2 माइनस 1 c2, यहाँ पे x की पावर 3 कितना है 1, x की पावर 1 निकालेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 1 c1। तो इस तरीके से आंसर आएगा। क्लियर है अब ये? सर प्रीवियस पेज में। तो ये बाइनोमियल खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से पीएनसी शुरू होगा मंडे से। आज की टीसी में क्या होगा? आज की डीसी में FOM 2 का एक्सरसाइज 3 एंड सीक्वेंस सीरीज, किसका बाकी है अभी एक्सरसाइज 3? ट्रिगो का एक्सरसाइज 3। पहले ट्रिगो का लोगे ना? तो भी दोनों होंगे, पहले वाले कुछ नहीं। सर नेक्स्ट पेज। हाँ हो गया सर पूरा। जाए सर? जा सकते हो। सर आप हाँ अटेंडेंस